नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश की आज़ादी के बाद राजनीति एक मजबूत माध्यम माना गया समाज और देश की सेवा का, लेकिन कुछ परिवारों ने जिस तरह से भारत की राजनीति में कब्जा किया, उसके बाद हालात बदल गए और राजनीति एक धंधा बन गई, कारोबार बन गई। लेकिन ये बीते दिनों की बात है। बदले हुए हालात में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है और देश के अलग अलग 21 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे मजबूत राजनीतिक हालात में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो विधायक सांसद वास्तव में जनता के नौकर हैं। एक तस्वीर आई है अंबिकापुर से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है राजेश अग्रवाल। इनके किसी कथित भतीजे राकेश अग्रवाल की गाड़ी पुलिस ने क्या रोकी, तो ये राकेश अग्रवाल सब इंस्पेक्टर को समझाने लगे, विधायक का भतीजा हूं, कपड़े उतरवा लूंगा। जब मामला कुछ आगे बढ़ा तो सहायक उप निरीक्षक हिजनुस कुजूर ने ड्यूटी के दौरान हुई इस अपमानजनक घटना के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसमें लिखा कि विधायक के कथित भतीजे ने उन्हें फोन पर धमकाया कि मेरी गाड़ी का चालान नहीं काटोगे, जानते नहीं मैं कौन हूँ, राजेश अग्रवाल विधायक अंबिकापुर का भतीजा हूँ, तुम पुलिस वाले गुंडागिर्दी करोगे तो बस्तर ट्रांसफर करवा दूंगा। विधायक राजेश अग्रवाल का भतीजा हूँ, नहीं जानते हो क्या, बस्तर भेज दूंगा। इस मामले में हंगामा मचना था और विधायक जी कैमरे के सामने आकर बताते हैं कि उनका राकेश अग्रवाल से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बदले हुए हालात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना परफॉर्मेंस दे रही है, उनकी तुलना पुरानी कांग्रेस की सरकार से की जा रही है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो रायपुर के पावरफुल महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर का भी एक वीडियो सामने आया था। कोरोना काल में मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाले एक कांस्टेबल को धमका रहे थे, तब महापौर या उनके परिवार से कोई आकर सफाई नहीं दिया, न ही सरकार की ओर से इस घटना की कोई माफी मांगी गई। तू हीरो है, तेरे को कोरोना नहीं होगा, ये क्या बात हुई? वही बोल रहा हूँ, बाहर से बोलिए ना, मास्क ही लेने जा रहा हूँ मैं। बदतमीजी कर रही है, लेकिन बदले हुए हालात में भाजपा के अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, उनकी बातों पर हम गौर करें। कल जो ट्रैफिक हवलदार और राकेश कुमार का जो विवाद हुआ है, राकेश न तो मेरा भतीजा है, न मेरे परिवार का सदस्य है, न मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यवहार करने वाला लड़का है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जो कभी टीएस सिंहदेव के करीबी हुआ करते थे और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया और डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव को उन्होंने अंबिकापुर से मामूली अंतर से ही हराया, लेकिन टीएस सिंहदेव को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल बदले हुए हालात में जनता जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, कई तरह के पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं, नई घटनाओं की तो काफी चर्चा होती है, सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत सब कुछ वायरल हो जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया तो बोरेबासी की भी याद आ गई। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी टीम ने काफी सारे फोटो सेशन करवाए थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 2023 के विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले बोरेबासी के नाम पर 8 करोड़ रुपए खर्चा किए गए थे। सूचना के अधिकार से ये जानकारी सामने आई तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन इन बयानों पर यदि आपको गौर करें तो आपको आश्चर्य होगा। बड़ी बेशर्मी से पुराने मंत्री अमरजीत भगत बता रहे हैं पोस्टर वगैरह तो छपाना पड़ेगा, इसलिए 8 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। पुराने मंत्री जी के उस बयान को भी हम समझेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में एक पोस्टर जारी किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर इस बार भी निशाने पर है भूपेश बघेल। भाजपा के इस कार्टून पोस्टर में वो ये बता रहे हैं कि मैं पैसा खाऊंगा, आप बोरेबासी खाइए। एक आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष सोनी ने जब जानकारी मांगी कि सरकार ने बोरेबासी के प्रचार के लिए कितने पैसे खर्चा किए, तो वर्ष 2023 के बारे में पता चला कि बगैर टेंडर के 8 करोड़ 32 लाख रुपए का कार्य मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस से कराया गया। इवेंट का वो प्रोग्राम चुनाव के पहले तक तो ठीक था, तब कि भूपेश बघेल की सरकार को ये लगा होगा इस मुद्दे को हम सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जोड़कर वोटों की फसल काट सकते हैं। घपले घोटाले तो होते रहते हैं, जनता तो पहले से ही बेचारी बनी हुई है, शायद उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के माध्यम से जनता ने भूपेश बघेल उनकी सरकार को साफ तौर पर आईना दिखा दिया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा सा आयोजन करवा कर ढेर सारे फोटो सेशन करवाए गए। सोशल मीडिया के दौर में
भूपेश बघेल की बेहद खासम खास उनकी उपसचिव सौम्या चौरसिया का भी एक फोटो खूब चर्चा में बना रहा और चम्मच से खाते हुए कई नेता नजर आए। बाद में उन्होंने उस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर हटवा दिया। एजाज ढेबर से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो श्रमिक दिवस के खास मौके पर मजदूरों के भोजन कहलाने वाले बोरे बासी को किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से अपनी गरीबी का प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बोरे बासी किस तरह से उस समय एक मजबूत प्रचार का माध्यम बन चुका था। बोरे बासी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति प्रधान जनता बड़े ही चाव से खाती है, लेकिन बोरे बासी को लेकर जिस तरह के घपले घोटाले हुए, इस बारे में अमरजीत भगत जो पुराने मंत्री थे भूपेश बघेल के, बेहद खासम खास रहे। अमरजीत भगत का जो बयान आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी जोरदार पलटवार किया। बोरेबासी के मुद्दे पर नेताओं के वार पलटवार को जब हम समझ रहे थे तब अमरजीत भगत की कुछ पुरानी बातें भी याद आई। 15 फरवरी 2023 को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर उस समय की भूपेश बघेल सरकार को घेरते हुए विधानसभा घेराव का निर्णय लिया था, तब भाजपा के उस सफलतम आंदोलन के बाद अमरजीत भगत ने कहा था कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो अपनी मूछें कटवा लेंगे। हम आज तक प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर अमरजीत भगत अपनी मूछें कटवा रहे हैं कि नहीं। नेताओं की ऐसी कमजोर बात और घोषणाओं के कारण ही शायद एक कहावत बनी होगी, नेता की बात और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे अब हालात एकदम बदल चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान एक बड़ा मुद्दा रहा। 2018 के चुनाव में 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का वादा कर भूपेश बघेल की सरकार बनी थी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, 31 रुपए क्विंटल दिया जाएगा। वो मूल्य जो पूरे भारत में कहीं दिया नहीं जाता। स्वाभाविक है, जब रेट इतना आकर्षक होगा तो पैदावार भी बढ़ेगी और जब पैदावार बढ़ेगी तो मांग और आपूर्ति का जैसा कि नियम है, जब मांग से ज्यादा आपूर्ति हो जाती है तो स्टॉक में रखे हुए धान का भी समाधान करना होता है। इसके लिए सरकार ने खुले बाजार में बचा हुआ धान बेचने का निर्णय लिया। अभी रेट तय नहीं हुआ है, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसमें घोटाला नजर आ रहा है। वो भूपेश बघेल जो कि खुद घोटाले के कई मामलों में नामजद आरोपी हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3100 रुपए क्विंटल का धान 2000 में बेचा जाएगा, जबकि भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि अभी रेट तय नहीं हुआ है। तो ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? यदि डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ को घाटा क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार को पूरा यदि धान का चावल उठाते तो नीलामी नहीं करना पड़ता और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान होगा वो छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के नुकसान है और यदि इस प्रकार से क्षति होते रहे फिर धान खरीदी भी इससे प्रभावित होगा। इसको बहाना मिलेगा नहीं खरीदने। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। कांग्रेस सरकार को बच्चा होने से पहले ही छठी बनाने की आदत है। वे अभी उनको तय नहीं है कि कितना धान नीलाम होगा, किस रेट में नीलाम होगा, लेकिन अभी जो चिल्लाना शुरू कर दिए कि इसमें काफी नुकसान राज्य सरकार को होने वाला है।
लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने किसानों के धान की लेने में आनाकानी करते हुए अनेक बार रकबा कटौती किया, अनेक तरह से बारदाना के लिए परेशान किया किसानों को, और यहाँ तक लिए हुए धान को बर्बादी करने के लिए और उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए करोड़ों रुपए के धान को हाथी खिलाने के नाम से निकाल दिया। ये वही कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सरकार, जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए जो चावल दिया गया था उस चावल में भी भारी हेरफेर किया, जिसका परिणाम अभी वो लोग भोग रहे हैं। नेता नगरी से निकले हुए ऐसे आरोप प्रत्यारोप को जनता भी अब खूब समझने लगी है। बीते दिनों की वो बात हो गई, जो नेता कुछ कह देते थे तो जनता उनकी बातों में हाँ मिलाया करती थी। बदले हुए हालात में जिस तरह से कांग्रेस को जनता ने जिस तरह से हाशिए पर ढकेल दिया है, इन बातों को समझते हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के बेहद खासम खास दिग्विजय सिंह गए तो थे ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यक्रम में, लेकिन उनके आने से पहले मंच पर कब्जा कर लिया कई छुड़भैया नेताओं ने। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह लगे समझाने और धमकी देने लगे कि मैं नीचे उतर जाऊंगा और फिर कभी मंच में नहीं बैठूंगा। दिग्विजय सिंह ने कहा तो ऐसा, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं, वो मंच पर जमे रहे। माननीय महासचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। दिग्विजय सिंह की तरह हैरान परेशान उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो साफ तौर पर राहुल गांधी और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ तीखी बातें कह दी, जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह की इतनी साफ सुथरी बातें कांग्रेस के सभी नेता जानते हैं, लेकिन इतना खुलकर बोलने का आखिर साहस उन्होंने कहां से जुटा लिया। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो लक्ष्मण सिंह आईना दिखाते हुए बता रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से पहलगांव के आतंकियों का समर्थन करते हुए बताया कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा, इसलिए हमले हुए हैं। यहाँ गौर करना होगा, रॉबर्ट वाड्रा की अपनी तो वैसे कोई औकात नहीं है, गांधी परिवार के दामाद हैं, इसलिए चर्चा तो दूर तलक जाएगी। बदले हुए हालात की ऐसी बदली हुई राजनीति को हम गहराई से समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग को आना चाहिए। देश और समाज के लिए अच्छे लोग अपना योगदान दें, राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करें। तो आज के लिए इतना। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।